हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर और उसके बाद से हम इसका यूज करके डिफाइन करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और एडजॉइंट का हम यूज करेंगे टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड उसके बाद से इन सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों मान लो आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। तो बच्चों ये ऑर्डर 3/3 का डिटर्मिनेंट है और बच्चों हर एक एंट्री का माइनस होता है। ईच एंट्री हैज इट्स माइनर। और बच्चों वो माइनर होता क्या है, जैसे कि इस 3/3 डिटर्मिनेंट में 9 एंट्रीज हैं तो 9 माइनर्स होंगे बच्चों। और वो माइनर होंगे क्या, उनको डिफाइन कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो जैसे बच्चों द माइनर ऑफ A11 इज डिनोटेड बाई M11 and is defined as M11 is equal to बच्चों M11 क्या होगा, आप क्या करो फर्स्ट रो, जैसे ये देखो 1 1 तो 1 का मतलब रो और इस 1 का मतलब दूसरे रो का मतलब कॉलम। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो। तो जो ऑर्डर 2 का जो डिटर्मिनेंट मिलेगा, जैसे ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद से आपको ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट मिलेगा। वही डिटर्मिनेंट जो होता है वो माइनर होता है A11 का बच्चों। तो M11 क्या होगा, M11 होगा A22, A23, A32, A33। और बच्चों ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट तो आप जानते ही हैं 2/2 का सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये हो जाएगा -A23 इंटू A32। और बच्चों इसी प्रकार M12 क्या होगा, M12 इज द माइनर ऑफ एंट्री A12 और दिस इज ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सो क्या आ जाएगा बच्चों, A21, A23, A31, A33 आ जाएगा। और ये बच्चों आ जाएगा, आप तो जानते ही हैं इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, A21, A33 माइनस A23, A31। तो बच्चों Mij इज द माइनर ऑफ एंट्री Aij। एंड हाउ विल यू डिफाइन Mij? Mij is obtained by Mij is obtained by deleting, or you can say Mij is the determinant obtained by deleting ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से Mij को हमने डिफाइन कर लिया। तो बच्चों आप इसके बाद से आप क्या कर सकते हो, हर एक एंट्री का आप माइनर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं। जैसे कि मान लो बच्चों ये डिटर्मिनेंट है, मान लो 1 2 3 3 2 1 2 2 4, कोई कुछ भी ले सकते हो बच्चों आप। तो यहां पे बच्चों M11 क्या होगा, M11 इज द माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू 1 एंट्री। ठीक है, और ये क्या होगा बच्चों, M11 क्या आएगा यहाँ पे, M11 आएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट आ रहा है, तो 2 × 4 - 2, सो 2 × 4 - 2 × 1। और बच्चों ये 8 - 2 और ये आ जाएगा 6। और इसी तरीके से M12 क्या आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर लो आप,
तो जो डिटर्मिनेंट बचेगा ऑर्डर 2 का, ठीक है बच्चों। अगर कोई बच्चों डिटर्मिनेंट ऑर्डर n का डिटर्मिनेंट है, n बाई n का डिटर्मिनेंट है, तो उसके किसी भी एंट्री का जो माइनर होगा दैट वुड बी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n बाई n माइनस 1 बाई n माइनस 1, बिकॉज जैसे ये ऑर्डर 3 का है तो m11 का जो m11 जो है विच इज द यू कैन से माइनर ऑफ द एंट्री a11, ये एक ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट आ रहा है, ऑर्डर 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट आ रहा है। m12 भी ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट आ रहा है, तो उससे जो उसका ऑर्डर है, एक्चुअल ऑर्डर है उस डिटर्मिनेंट का, उससे एक ऑर्डर कम हो जाता है, कम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल जाता है बच्चों। तो m12 यहां पे क्या मिलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 12 माइनस 2 दैट इज 10। और इसी तरीके से बच्चों और भी एंट्रीज का आप निकाल सकते हो। अब इसके बाद से एक कॉन्सेप्ट और आता है बच्चों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कोफैक्टर। सो कोफैक्टर ऑफ aij इज डिफाइंड एज, किसी भी डिटर्मिनेंट में जो ith रो jth कॉलम एंट्री है दैट इज aij, उसका कोफैक्टर इज डिफाइंड एज -1 की पावर i प्लस j इंटू mij एंड इज डिनोटेड बाई Cij। यूजुअली वी राइट बाई Cij। तो बच्चों Cij क्या हो जाएगा, Cij आ जाएगा -1 की पावर i प्लस j इंटू mij। तो बच्चों जैसे इसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं, यही ले लो आप, 1 2 3 3 2 1 2 2 4। तो बच्चों C11 क्या होगा, C11 इज व्हाट, -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, और ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा M11 के इक्वल ही हो जाएगा। और C12 क्या होगा, C12 होगा -1 की पावर 1 प्लस 2 M12, और ये बच्चों आ जाएगा -M12। तो बच्चों माइनर और कोफैक्टर में जो है, अगर आप देखोगे, अगर ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो बच्चों इसमें जो है इस एंट्री का माइनर और कोफैक्टर क्या होगा, सेम होगा। इस एंट्री का जो माइनर होगा और कोफैक्टर क्या होगा, सेम होगा। इस एंट्री का माइनर और कोफैक्टर क्या होगा, सेम होगा। और इस वाली एंट्री का माइनर और कोफैक्टर क्या होगा, सेम होगा। और इस वाली एंट्री का माइनर और कोफैक्टर क्या होगा, सेम होगा। इसका जो कोफैक्टर होगा वो माइनर के पहले एक नेगेटिव लगा दो तो मिल जाएगा, और इसका भी और इसका भी और इसका भी माइनर के पहले आप नेगेटिव लगा दोगे तो इस तरीके से आपको कोफैक्टर मिल जाएगा बच्चों। तो आपको बच्चों कम से कम किसी भी डिटर्मिनेंट में जो ऑर्डर 3 का है आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने आ गया। ऑर्डर 2 का बच्चों अगर है, जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि ये ले लिया मैंने A11 A12 और A21 और A22। तो बच्चों यहां पे M11 क्या आ जाएगा मैं बता देता हूं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर लो, तो A22। M12 क्या आएगा बच्चों, M12 आ जाएगा A21, और M21 क्या आ जाएगा बच्चों, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो तो A12, और M22 क्या आ जाएगा बच्चों, ये A11 आ जाएगा। और इसी तरीके से आप यहां पे अगर निकालोगे C11 तो C11 तो सिंपली M11 आ जाएगा, और C12 क्या आ जाएगा -M12, और C21 क्या आ जाएगा बच्चों -M21, और C22 क्या आ जाएगा M22। तो इस तरीके से बच्चों ऑर्डर 2 का भी आप निकाल सकते हो। ऑर्डर 4 का अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो उसका भी आप माइनर और कोफैक्टर बच्चों निकाल सकते हो। उसमें बस आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, जैसे कि मान लो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 2 7 9। तो बच्चों ये ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट है। तो इस एंट्री का जो माइनर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, तो ऑर्डर 3 का यहां पे डिटर्मिनेंट आ रहा है, उसकी जो वैल्यू होगी वो इसका माइनर हो जाएगा। और फिर 2 का भी माइनर आप निकाल लोगे, और जो आपका कोफैक्टर है वो ऐसे ही डिफाइन होगा। डेफिनेशन तो उसका यही बच्चों होगा, दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हमने माइनर और कोफैक्टर को तो डिफाइन कर लिया, लेकिन आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि हम माइनर और कोफैक्टर को डिफाइन क्यों किया हमने। तो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझा रहा हूं। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का,
तो बच्चों इससे अटैच्ड जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी दिस A11, A12, A21, A22. दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A. तो बच्चों अगर इस एंट्री A11 का हम निकाल लें कोफैक्टर, तो C11 आएगा। बच्चों क्या आएगा C11 आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर लो, और यहाँ पे -1 की पावर 1 + 1, और फिर यहाँ पे M11 आ जाएगा, M11 दैट इज द माइनर, और ये बच्चों आ जाएगा C11 आ जाएगा यहाँ से A22। और बच्चों मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, C12 क्या आ जाएगा, C12 आ जाएगा -A21, डायरेक्ट मैंने लिख लिया। C21 क्या आ जाएगा बच्चों, C21 आ जाएगा A12, और इसके पहले माइनस लगा दोगे आप, और C22 बच्चों क्या आ जाएगा, A11 आ जाएगा। अब बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको यहां पे देखने को मिलेगा। बच्चों देखो A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12, ये बच्चों क्या आएगा, आप देखो ये आएगा A11 इंटू A22 प्लस A12 इंटू C12 दैट इज -A21, और बच्चों ये क्या है, ये A11 A22 माइनस A12 A21, यही तो डिटर्मिनेंट है। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A11 A22 माइनस A21 A12, यही तो डिटर्मिनेंट होता है, A11 A22 माइनस A21 A12। अब बच्चों यानी कि फर्स्ट रो की एंट्रीज को सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द entries of the first row with the corresponding cofactor is equal to the value of the determinant of the that you can say given determinant। तो बच्चों अब अगर हम इसी में अगर हम सेकेंड रो की कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर ले बच्चों, तो A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22, तो बच्चों ये क्या आएगा, A21 इंटू C21, बच्चों यहां पे क्या है -A12, और प्लस A22 इंटू C22 A11, और ये फिर से क्या आ गया A11 A22 माइनस A21 A12, एंड दिस इज अगेन ए डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों, और बस यहीं तक नहीं, आप और देखो क्या एक इसमें इंटरेस्टिंग बात एक अपीयर हो रही है। आप क्या करो A11 इंटू C21 प्लस A12 इंटू C22, यानी बच्चों हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो की एंट्री ले रहे हैं, और उसका जो करस्पॉन्डिंग सेकेंड रो का जो कोफैक्टर है उसके साथ उसका प्रोडक्ट लेकर के सम निकाल रहे हैं। तो बच्चों जैसे कि A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A21 प्लस A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ A22, ये देखते हैं ये क्या होता है बच्चों। तो ये यहां से बच्चों क्या आएगा, आप देखो A11 इंटू C21 बच्चों यहां पे देख लो क्या होगा, -A12 प्लस A12 इंटू C22, बच्चों C22 क्या है, A11 है, और बच्चों ये क्या आएगा, आप देखो A11 यहां पे भी है, A11 यहां पे भी है, A12 यहां पे भी है, A12 यहां पे भी है, लेकिन यहां पे माइनस भी लगा हुआ है, तो ये 0 हो गया बच्चों। और A21 इंटू C11 प्लस A22 इंटू C12, तो बच्चों ये देखते हैं क्या होता है। तो A21 इंटू C11 यहां पे बच्चों देखो क्या है, A22 है, प्लस A22 इंटू C12 यहां पे देखो क्या है, C12 माइनस A21 है, और ये बच्चों क्या आ रहा है, यहां पे देखो ये 0 आ गया। तो बच्चों यहां से आपको देखो कितनी बच्चों, एक तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, तो बच्चों ये 4 आपको इक्वेशन मिल रही हैं। इनमें से 2 अगर आप किसी भी रो को उसी रो के कोफैक्टर से उसका प्रोडक्ट लोगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट लोगे, और तो वो डिटरमिनेंट के इक्वल आ जा रहा है। और किसी भी रो को आप ले रहे हो, लेकिन
जो उसके अलावा जो बची हुई रो है उसके रो की करस्पॉन्डिंग एंट्री का कोफैक्टर के साथ उसका प्रोडक्ट ले रहे हो, तो ये 0 मिल जा रहा है। तो बच्चों या तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की इक्वल आ रहा है या तो 0 की इक्वल आ रहा है। और बच्चों यही काम आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो। दिस इज द रो वाइज। ये जो हमने किया ना 1 से लेकर के और 4 तक, ये रो वाइज किया था। आप कॉलम वाइज भी यही काम कर सकते हो बच्चों। मीन्स अगर हम A11 इंटू C11 प्लस A21 इंटू C21 करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की इक्वल आ जाएगा। और बच्चों A12 इंटू C12 प्लस A22 इंटू C22 ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की इक्वल आ जाएगा बच्चों। और अगर हम फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को ले और सेकेंड कॉलम की एंट्रीज का कोफैक्टर ले और सम ऑफ द प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का करें अगर, तो ये 0 की इक्वल आ जाएगा। तो देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A12 C12 प्लस A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ A22 दैट इज C22। ये बच्चों 0 आएगा, आप चेक कर लेना। फिर A12 इंटू A12 इंटू C11 प्लस A22 इंटू C21 बच्चों ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो 1 2 3 4 यहां से भी मिल गया 4। आप इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश बोल दो। तो बच्चों ये काफी इंटरेस्टिंग बात आप जब कर रहे हो, और यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे जिसका नाम है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्योंकि बच्चों ये जो 4 इक्वेशन यहां से मिली है और 4 इक्वेशन यहां से मिली है बच्चों, तो वी आर गेटिंग 8 इक्वेशंस। इन सभी 8 इक्वेशंस को, ऑल दीज 8 इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्सेप्ट, विद द हेल्प ऑफ ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चों ये क्या होता है ये हम देखेंगे, लेकिन बच्चों आपके लिए एक होमवर्क ये है कि ये मैंने ऑर्डर 2 मैट्रिक्स के लिए हमने ये सारी बातें की। आप ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स ले लेना और उसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है उस पर ये सारा कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे, तो फिर आपको इसी तरह की इक्वेशन वहां पे भी बच्चों मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो ये सब आप चेक करना ऑर्डर 3 के लिए। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। लेट ए बी अ गिवन मैट्रिक्स, the adjoint of the matrix A is defined as the transpose of the matrix of cofactors matrix of cofactors of the entries of A। तो बच्चों let A be a given matrix, the adjoint of the matrix A is defined as the transpose of the matrix of cofactors of the entries of the matrix A. It is denoted by ADJ, और ये ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, और कभी कभी इसको ऐसे भी लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे एक कैपिटल कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों मैं एग्जांपल लेता हूँ सबसे सिंपल, और आपको बहुत मजा आएगा। जैसे मैं ऑर्डर 2 का एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑर्डर 3 का एग्जांपल आप ले लेना। तो जैसे मान लो मैंने ले लिया A11 A12 A21 A22 बच्चों मैंने ले लिया। तो आपको पता है C11 क्या होगा, C11 सीधे मैं लिख रहा हूं, ये हो जाएगा। बच्चों मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट की एंट्रीज का जो है माइनर और कोफैक्टर मैंने बताया था आपको। आप किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज का भी
माइनर और कोफैक्टर वैसे ही डिफाइन करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये C11 जो है वो क्या हो जाएगा, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो आएगा, जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, एक 1/1 का डिटर्मिनेंट होगा, A22 हो जाएगा। और C12 क्या होगा बच्चों, C12 होगा A21 और यहां पे माइनस आ जाएगा। और C21 क्या आएगा बच्चों, -A12। और C22 क्या आ जाएगा, A11। ठीक है बच्चों। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या होगा यहां पे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ द एंट्रीज ऑफ A or simply the matrix of cofactor of the matrix A is क्या हो जाएगा बच्चों, C11, C12, C21, C22, इसको मान लो B है, दिस इज द मैट्रिक्स B। देन द एडजॉइंट ऑफ A बच्चों इज डिफाइंड एज B ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स में C11, C12, C21, C22। और बच्चों ये क्या आ जाएगा, C11, C12, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, C11, C12, तो C11, C12 और C21 और C22। तो बच्चों दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द, और ये निकाल लो आप, देखो क्या आएगा, C11 क्या है बच्चों यहाँ पे, A22 और C21 क्या है, -A12 और C12 क्या है, C12 -A21 और C22 क्या है, A11। तो बच्चों दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A। एंड बच्चों अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, मैंने जो 4 इक्वेशंस बनाई थी, A इंटू एडजॉइंट A निकालो। एडजॉइंट A इज ए मैट्रिक्स। नाउ फाइंड A11, A12, A21, A22 इंटू A22 -A12 -A21 और A11। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद से क्या आएगा बच्चों, आप इसको ऑब्जर्व करो, क्या आएगा ये देखो, A11 A22 -A12 A21। तो बच्चों आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A, और फिर फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। तो बच्चों आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने का मतलब समझते हो आप A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A11 प्लस A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ A12 ही कर रहे हो आप बच्चों। तो इसलिए यहां पे हमने ट्रांसपोज भी लिया है, तो थोड़ा थिंक करोगे तो आप लिंक कर लोगे चीजों को। तो अब ये देखो क्या आएगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा A11, तो ये हो जाएगा 0 बच्चों, और A21 ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A, और ये बच्चों का डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू 1 0 0 1। तो बच्चों यहां से आपको मिल जाएगा A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। और देखो जो 4 इक्वेशन आपको मिली थी, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करोगे तो उसमें से जो 4 इक्वेशन शुरू वाली रो आई थी वो मिल जाएंगी। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड रो करोगे, सेकेंड कॉलम करोगे, तो फिर उसी 4 इक्वेशन में से रो वाइज जो थी उनमें से एक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करोगे, फिर सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम करोगे, तो सारी की सारी इक्वेशन यहाँ पे दिख जाएंगी आपको। तो उन्हीं सारी इक्वेशंस को एक तरीके से ये लिखने का तरीका एक तरीके से एडजॉइंट ये है, और ये जो A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I है, इसमें वो सारी चारों की चारों इक्वेशंस आ जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी तक ये देखा कि जो रो वाइज जो 4 इक्वेशंस मिली थी उनको हम A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I के सहायता से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में। अब बच्चों जो कॉलम वाइज जो 4 इक्वेशंस थी उनको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप देखो कैसे, अगर मैं मान लो अभी हमने लिया था A इंटू एडजॉइंट A, अब हम लेते हैं एडजॉइंट A इंटू A बच्चों। तो यहां से क्या आएगा, एडजॉइंट A इंटू A जब करोगे आप तो आ जाएगा A22 -A12 -A21 A11 इंटू A11 A12 A21 A22। और बच्चों यहां पे आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A। और वो जो चारों की चारों इक्वेशंस जो कॉलम वाइज मिली थी आपको,
वो आपको फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो उनमें से एक मिल जाएगा। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, उनमें से दूसरा मिल जाएगा। फिर आप सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम करोगे तो चारों की चारों इक्वेशन जो है कॉलम वाइज इस तरीके से मिल जाएंगी। तो बच्चों ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो बच्चों इस तरीके से हमको क्या मिल गया बच्चों, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया, एंड दैट इज व्हाट। पहली बात तो एडजॉइंट आपने डिफाइन कर लिया। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, and this very important equation, matrix equation, that is A into adjoint A is equal to adjoint A into A, and this is equal to determinant of A into I. This is very 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 important equation। और बच्चों मैं आपको एक होमवर्क यहां पे देता हूं, आप ये सारा काम आप जो है एक ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स पे आप अप्लाई करना बच्चों, और वहां पे भी सेम इक्वेशन ये मिल जाएगा। तो दिस मैट्रिक्स इक्वेशन इज ट्रू फॉर एनी ऑर्डर। एक मैट्रिक्स ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका कोई भी ऑर्डर क्यों ना हो, ऑर्डर 2 हो, ऑर्डर 3 हो, ऑर्डर 4 हो, ऑर्डर 10 हो, सबके लिए बच्चों ये बात ट्रू है। और आपको मैं एक होमवर्क और देता हूं कि कोई भी जैसे मैट्रिक्स दी गई है तो उसका आप निकालो एडजॉइंट निकालो, चाहे ऑर्डर 3 का कोई मैट्रिक्स अगर दिया गया है तो उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लेना, और उसके लिए ये वेरीफाई कर लेना। ठीक है बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो बच्चों आप अभी आपने ये इक्वेशन एक फाइंड आउट किया था, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। तो बच्चों हम इसका यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। कैसे? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 देन A इनवर्स एग्जिस्ट्स एंड दैट वुड बी गिवन बाय, यू सी, A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। और आप क्या करो बच्चों, आप A इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों A इनवर्स इंटू A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। और ये बच्चों सिंपली क्या बन जाएगा, ये सिंपली बन जाएगा A इनवर्स, ये तो स्केलर है बाहर निकल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा, और A इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा, A इनवर्स ही हो जाएगा। और इधर बच्चों A इनवर्स इंटू A क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, और ये बच्चों हो जाएगा सिंपली एडजॉइंट ऑफ A। तो बच्चों A इनवर्स क्या आ गया, A इनवर्स आ गया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, और इसको डिवाइड कर दो 1 अपॉन, क्योंकि ये स्केलर है। तो बच्चों यहां से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, एंड दैट इज व्हाट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। बच्चों आप जानते हो F इज इक्वल टू ma, और ये एक्सेलरेशन और ये फोर्स है। आप ये इक्वेशन फेमस इक्वेशन है, आप इसको जानते हो। तो इसमें बच्चों जो फोर्स का जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन फोर्स का होता है, ठीक है ना। तो फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और जो फोर्स और एक्सेलरेशन होता है उसमें बस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है। अगर आप एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर आप बढ़ा दोगे, m से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो फोर्स मिल जाएगा। उसी तरीके से बच्चों यहां पे देख सकते हो कि जो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है और ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है उसमें बस इस स्केलर का डिफरेंस है। आप एडजॉइंट ए को अगर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज अ स्केलर, जैसे कि मान लो आपको पता है कि अगर कोई एक्स मैट्रिक्स है तो 2x, सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर 2। तो उसी तरीके से ये एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है, उसको आप इस 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ए इनवर्स मिल रहा है। तो बच्चों ए इनवर्स और एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर होंगी, हम ये देखेंगे बाद में, ठीक है। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। मान लो अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी गई है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो बच्चों इसका एडजॉइंट निकालेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे C11। C11 क्या होगा बच्चों 4, C12 क्या होगा -3, C21 क्या होगा, को फैक्टर निकाल रहे हैं हम, को फैक्टर हो जाएगा -2, और C22 क्या होगा 1। तो मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स क्या होगा बच्चों, यहां पे मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर होगा, उसको B से मैं डिनोट कर रहा हूं, C11 C12 C21 C22, और ये बच्चों आ जाएगा
और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा बच्चों ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है ना, दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो C11 बच्चों क्या है 4 है, C12 क्या है -3 है, -2 है 1 है, इसका जो है आप ट्रांसपोज निकालो 4 -3 और -2 1। तो बच्चों दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब ए इनवर्स कैसे निकालोगे, ए इनवर्स निकालोगे बच्चों 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और बच्चों यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा 4 - 6 दैट इज -2। तो ये बच्चों आ जाएगा 1 अपॉन -2 4 -2 -3 1 एंड दिस इज नथिंग बट -2 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा -1/2। और बच्चों आप चेक भी कर सकते हो, ए इंटू ए इनवर्स निकाल के देख लो, ए इंटू ए इनवर्स, तो ये क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए 1 2 3 4 इंटू -2 1 3/2 और -1/2। और बच्चों ये देखो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -2 + 3 1 1 -1 0 -6 + 6 0 3 -2 1। ठीक है बच्चों, तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बच्चों मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऑर्डर 3 का भी आप जो है इसी तरीके से आप इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का, ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का इनवर्स आप निकाल सकते हो यूजिंग दिस एडजॉइंट मेथड। ठीक है बच्चों, तो आई एम गोइंग टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यूजिंग एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स फॉर प्रैक्टिस। तो बच्चों मान लो कोई भी मैं मैट्रिक्स ले लेता हूं, बस मुझे ये इंश्योर करना है कि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चलो मैं लेता हूं 1 2 3 3 2 1 1 1 2। तो बच्चों ये ले लिया मैंने, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल के अब देख लो। सो 1 इंटू 4 - 1, तो बच्चों क्या आएगा 4 - 1 क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे 4 - 1 3 -2 इंटू आपको पता है 6 - 1 5 प्लस 3 इंटू 3 - 2 और ये बच्चों आ जाएगा 3 - 10 प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 3 + 3 6 - 10 -4। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे C11 दैट इज द कोफैक्टर ऑफ द एंट्री A11। तो C11 सीधे मैं लिखता हूं, तो ये हो जाएगा 4 - 1 3 C12 क्या आएगा बच्चों, C12 आएगा फर्स्ट और सेकंड कॉलम, सो 6 - 1 6 5 और इसके पहले मैं माइनस लगा दूंगा, तो दिस इज -5 C13 3 - 2 1 और इसके पहले प्लस लगेगा। ठीक है, C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 - 3 1 और इसके पहले माइनस, C22 तो 2 - 3 -1 और इसके पहले प्लस लगेगा, C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो 1 - 2 -1 और माइनस के पहले माइनस लगेगा तो +1 हो जाएगा। C31 बच्चों क्या होगा 2 - 6 -4 और C32 1 - 9 -8 और माइनस के पहले माइनस तो +8 हो जाएगा। और C33 बच्चों हो जाएगा 2 - 6 क्या होगा -4। तो बच्चों अब यहां से मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आपको मिल जाएगा। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर B, मैं इसको डिनोट करता हूं B से बच्चों, और ये आ जाएगा 3 - 5 1 -1 -1 1 -4 8 -4। ठीक है बच्चों, और एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए हो जाएगा B ट्रांसपोज। और मैं बच्चों डायरेक्ट लिख सकता हूं यहां पे, प्लीज हेल्प मी। सो बिकॉज आप खुद से कर लेना इसको। सो 3 - 5 1 और -1 -1 1 और -4 8 -4। तो बच्चों एडजॉइंट हो गया। सो देयरफॉर ए इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, ए इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ये बच्चों आप चेक कर सकते हो 1 अपॉन, यहां पे क्या है डिटर्मिनेंट आया है
-4 आया है, -4 इंटू दिस मैट्रिक्स, दैट इज व्हाट 3 -1 -4 -5 -1 8 1 1 -4। ठीक है, जो आप यहीं पे छोड़ सकते हो या इसको अंदर भी लेके जा सकते हो। अब वेरीफाई करके मैं दिखा देता हूँ। A इंटू ए इनवर्स निकालो, तो A इंटू ए इनवर्स क्या आएगा बच्चों? A इंटू ए इनवर्स आएगा, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 3 2 1 1 1 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A, तो ये हो जाएगा -1 1 अपॉन -4। तो बच्चों यहाँ पे इसके अलावा बीच में आ गया, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको, आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से, तो इसलिए मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा। 1 अपॉन 4 माइनस इंटू 3 -1 -4 -5 -1 8 1 1 -4। बच्चों ये इसके लिए बाहर आ जाएगा, तो -1 अपॉन 4। अब सिंपली इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो बच्चों 3 -10, थोड़ा सा रफ, 3 -10 फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम प्लस 3, तो बच्चों ये हो जाएगा -4। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, सो -1 -2 -3 प्लस 3 0। फिर फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, सो -4 प्लस 16, ठीक है 12 और -12 0। फिर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 9 -10 -7। बच्चों ये देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सो यहां से 9 आ जाएगा और -10 और +1, बच्चों ये -5 है, तो फिर ये 0 आ गया बच्चों। और फिर सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, सो -3 -2 -5 +1 -4, और ये 0 और 0 0 -4 आ जाएगा, और ये बच्चों आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बच्चों इस तरीके से हमने मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना सीख लिया। तो ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है आपने निकालना सीख लिया, ऑर्डर 2 का भी सीख लिया, ऑर्डर 4 का भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन कॉन्सेप्चुअली तो सारा कॉन्सेप्ट तो वही रहता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लर्न करेंगे हाउ टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों लीनियर इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? तो लीनियर इक्वेशन बच्चों दो तरह की होती है। एक होती है नॉन डिजेनरेट लीनियर इक्वेशन और दूसरा होता है डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों ये एग्जांपल से मैं समझा दूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे बच्चों मान लो 2x - 3y + 4z = 5 है। तो बच्चों ये जो है हमारा एग्जांपल एक है, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ठीक है बच्चों। और 2x + 3y = मान लो मैंने ले लिया 0। दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों जैसे कि ये 3 वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन है और इसका जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3 है और यहाँ पे z का कोफिशिएंट 4 है, ठीक है बच्चों। अगर ये सारे कोफिशिएंट मान लो बच्चों 0 हो जाए, जैसे कि मान लो 0x + 0y + 0z = मान लो 4 हो गया, ठीक है। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन। अब इसमें भी 2 केस होगा। ये इसको हम बच्चों बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 5 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अगर 0x + 0y + 0z = 0 कर दें तो ये भी डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन है बच्चों। तो नॉन डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन बच्चों क्या होता है? नॉन डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन होता है, मान लो अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, मान लो ax + by + cz + du = मान लो आपके पास e है, a b c d e, ये मान लो बच्चों कांस्टेंट है और यहाँ पे x y
जेड और यू बच्चों यहाँ पे वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल हैं बच्चों। तो अगर इन वेरिएबल एक्स वाई जेड यू के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे कोफिशिएंट्स 0 हो जाए तो बच्चों ये डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना, ई 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। अगर ए बी सी डी सारे 0 हो जाएंगे तो बच्चों इसको हम बोलेंगे डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, और ए बी सी डी में से कम एक नॉन जीरो हो जाए तो बच्चों इसको हम बोलेंगे नॉन डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन। ये आप अच्छे से समझ लो। अब बच्चों किसी भी व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, मान लो मैंने 3 ले लिया बच्चों। ये एक लीनियर इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स और एक इक्वेशन है, सिंगल इक्वेशन है, एंड देयर आर 3 वेरिएबल्स। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब 1, जैसे कि 1,1,1 इसमें रखो आप, x को 1 रखो, x1 y1 और z1। तो बच्चों इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ये अपीयर हो रहा है यहाँ पे 1,1,1, ये क्या है बच्चों? एक ट्रायड है। ठीक है ना, एक डेफिनेट ऑर्डर में, इसलिए इसको हम ट्रायड बोलेंगे। तो बच्चों दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस linear equation. This is called solution. A value of x, y, z which satisfies the given linear equation is called as a solution of that linear equation. अब इसका सॉल्यूशन बच्चों यूनिक नहीं होगा, देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस यू कैन से। जैसे कि आप ले लो इसमें 3, 0, 0 इज आल्सो अ सॉल्यूशन, 0, 3, 0 इज आल्सो अ सॉल्यूशन, 1, 2, 0 इज आल्सो अ सॉल्यूशन। सो दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशन। तो बच्चों अगर कोई भी नॉन डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन है बच्चों, जैसे कि दिस इज अ नॉन डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन, तो उसके सॉल्यूशन की हमने बात किया। इसी तरीके से हम डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन जो है उसके भी सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं। तो बच्चों इसके पास नो सॉल्यूशन है, और इसके पास कितने सॉल्यूशंस हैं? इसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड दिस इज बीइंग सेटिस्फाइड। तो बच्चों हम दोनों केसेज में, नॉन डीजेनरेट और डीजेनरेट केसेज में, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो उसको बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। अब बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं। मान लो आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू, मान लो आपके पास है 4, ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू बच्चों मान लो 2 है। तो बच्चों यहां पे 2 लीनियर इक्वेशन है, सो दिस इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बच्चों कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूं। यहां पे ये जो 2 - 3 4 है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। और बच्चों अगर इसी में बच्चों अगर कांस्टेंट टर्म 0 है तो उसको बोलते हैं होमोजीनस लीनियर इक्वेशन। जैसे बच्चों अगर जैसे मैं ऐसे बोलूं x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, सो दिस इज ए होमोजीनस लीनियर इक्वेशन। और इसमें अगर बोल दो मैं मान लो x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 4, सो दिस इज ए नॉन होमोजीनस लीनियर इक्वेशन। सो होमोजीनस और नॉन होमोजीनस लीनियर इक्वेशंस, ये अच्छे से आप समझ लेना बच्चों, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप IIT-JEE के एग्जाम का पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर्स, तो आपको होमोजीनस और नॉन होमोजीनस खासतौर से तो कई बार आपको दिख जाएगा बच्चों। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये जो अब अगर मान लो आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है, 1 एंड दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड, तो ये जो है वो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा इसको। और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। जैसे बच्चों यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1, सो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3,1। ऐसे देखो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों दिस इज ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बच्चों किसी, जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूं, ये एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो ले लिया मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। बच्चों ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, बट इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी वैल्यू x और y की जिसका सम 1 है तो सम 2 कैसे हो सकता है? सो नो सॉल्यूशन। और इसके पास सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन एक से ज्यादा भी हो सकता है बच्चों। तो अगर बच्चों किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास अगर सॉल्यूशन है 1 या 2 या 1 है या 1 से ज्यादा है, बच्चों एक बात और ध्यान रखना है, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास, ध्यान से सुनो, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास
या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन कभी भी किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के नहीं हो सकते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। इस पे और ज्यादा हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो बच्चों अगर किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास अगर सॉल्यूशन है, एक है या इनफाइनाइट है, यूनिक है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। और उसके पास अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसको बच्चों बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो जैसा कि बच्चों ये इनकंसिस्टेंट है और ये बच्चों जो है क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। तो बच्चों मान लो आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू मान लो 4 ले लिया, और x माइनस वाई इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 2 ले लिया। तो बच्चों ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है बच्चों, मैट्रिक्स फॉर्म। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, इसको यहां से ये 1 यहां पे कोफिशिएंट है x का, y 1 का कोफिशिएंट है, सो 1 1, और यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहां पे -1 है। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और बच्चों और मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल क्या होगा, कैपिटल X, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, XY। और मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, इसको मैं B से डिनोट कर रहा हूं और मैंने इसको लिख दिया मान लो 4 2। आप उस B से मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर से कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसी को आप देख सकते हो कि AX इक्वल टू B के फॉर्म में ये आ गया। कैसे देखो, A क्या है हमारा, देखो A है यहाँ पे 1 1 1 -1, और x क्या है, और ये क्या है 4 2 है। तो बच्चों अगर इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, आप देख सकते हो x प्लस वाई, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, और 2/1 का है तो ये 2/1 का आ जाएगा, और ये भी 2/1 का मैट्रिक्स है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, और फिर इसको कंपेयर करोगे, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो x प्लस वाई 4 आ जाएगा और x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और बच्चों अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहां पे 2 है, और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना है, वो भी 2 है, तो बच्चों इसको बोलते हैं स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल हैं तो बच्चों उसको बोलते हैं स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 3, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू बच्चों ले लिया मान लो 1, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू मैंने ले लिया मान लो 9। तो बच्चों ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 3, और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है 3 है। सो दिस इज ए स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और बच्चों स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, उसको समझने की जरूरत है। तो देखो बच्चों ये ax इक्वल टू b, जहां पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और बच्चों इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, हम दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोवाइडेड बच्चों मान लो यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, ठीक है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, ये एजम्पशन है हमारा। वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। बच्चों कोफिशिएंट मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ होगा कहीं, या नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो बच्चों अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं बच्चों, इसको मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो ये बच्चों जान लो, बस वहां पे डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन ले रहा हूँ, 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन आ जाएगा, और एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट होगा बच्चों। मैं आपको अभी कंप्यूटेशन में उलझाना नहीं चाहता हूँ, जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। तो बच्चों इसमें क्या करो, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये a इनवर्स b आ जाएगा बच्चों। और यहां से बच्चों आपको पता है कि बच्चों a इनवर्स ax मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि एसोसिएटिव होता है। जैसे कि मान लो x y z है, अगर
तीन मैट्रिक्स है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स वाई इंटू जेड, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी इंटू एक्स हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। बच्चों ये ध्यान रखना है, सो दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों आप ध्यान रखना कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कोई जरूरी नहीं है कि यूनिक सॉल्यूशन हो, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है और वो स्क्वायर सिस्टम है तभी तो डिटर्मिनेंट की बात करोगे आप, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो बच्चों। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ये इस पे IIT में क्वेश्चन आया हुआ है, उसकी बात मैं करूंगा बच्चों, ठीक है। तो अब यहां पे बच्चों, अब जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स निकालने का तरीका बच्चों आपको पता ही है कैसे निकालेंगे। यहां पे ए क्या है, यहां पे ए है 1 1 1 -1, तो बच्चों इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा -1 दैट इज -2। और बच्चों यहां पे आप निकाल लो, आप इसका इनवर्स निकाल लो, तो आप इनवर्स निकाल लेना आप एडजॉइंट वाले मेथड से, तो इनवर्स निकालोगे तो ये आ जाएगा -1/2, ठीक है बच्चों, और -1 1 -1 ये चेक कर लेना आपको बच्चों, यही आएगा ए इनवर्स, ठीक है। तो अब देयरफॉर दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और बच्चों ये क्या हो जाएगा 1/-2 इंटू -1 1 इंटू बी बच्चों क्या है 4 इंटू 4 2 कॉलम मैट्रिक्स, तो ये बच्चों का आ जाएगा यहाँ पे -1/2 और -4 -2 -6 और -4 + 2 -2, और ये बच्चों क्या आ गया, ये बच्चों आ गया 3 1। तो बच्चों यहाँ से x क्या आ गया, x आ गया 3 1, और x के बारे में आपको पता था क्या था, एक्स वाई था, तो यहाँ से बच्चों क्या आ गया x = 3 y = 1, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ax = b है, मैं थोड़ा समराइज कर देना चाहता हूं यहाँ पे, और ये जो है बच्चों एक स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म है। तो अगर बच्चों मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अगर मान लो जो है जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, एंड दैट सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी, बी इंटू ए इनवर्स मत निकालना बच्चों, गलत हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी, क्योंकि दोनों आपने देखा था कि यहां पे हमने लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट किया था, ये लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना, ट्री मल्टीप्लीकेशन किया था हमने ax = b में, ये ध्यान रखना है आपको, छोटी छोटी बातें। तो बच्चों उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो अब हम बात करेंगे बच्चों कि अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो है तब क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो मान लो आपके पास कोई स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो बच्चों अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाए, दैट इज जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, तो ये ध्यान दीजिए, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो बच्चों मान लो जो है ax = b इज अ मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ अ स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और बच्चों हमने केस 1 क्या डिस्कस किया था, केस 1 था क्या, केस 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, एंड दैट यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय x = a इनवर्स b। अब दूसरा केस बच्चों क्या है, केस 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, तो बच्चों ये कौन सा केस है, तो बच्चों यहां पे दो केस बनेगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं, या तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना बच्चों। और यहां तो हमेशा कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट व्हेन द डिटर्मिनेंट ए ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पे बच्चों कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन जो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा बच्चों। अब बच्चों इसमें नो सॉल्यूशन वाला केस कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे,
तो बच्चों ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, ax इक्वल टू b है। आप अच्छे से समझो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पे मैंने काफी वर्क किया हुआ है और हर साल जो क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी जेईई में बोर्ड एग्जाम से, तो आप ये सारी चीजें तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इजी तरीके से आप अप्लाई कर ही लोगे और उतना तो हम कर ही चुके हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं बच्चों यहाँ पे। तो अगर ax इक्वल टू b है बच्चों, तो आप दोनों तरफ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो एडजॉइंट ऑफ a से, क्योंकि देखो ये मैट्रिक्स अगर इस मैट्रिक्स से इक्वल है तो दोनों तरफ अगर एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ a से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। ठीक है बच्चों, और एडजॉइंट ऑफ a इंटू a क्या होता है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ i इंटू x और ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। और ये बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ i इंटू x क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। और बच्चों यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 गिवन है, तो ये 0 इंटू एनी मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। तो बच्चों यहाँ से क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बच्चों बताता हूं, अगर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसके लिए एडजॉइंट ऑफ a इंटू b नॉन जीरो है, मान लो बच्चों ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन आएगा। और ये बच्चों अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अगर नल मैट्रिक्स हो जाता है, तो इससे ये नहीं पता चलेगा कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। कीप इन माइंड, अब उस सिस्टम के पास बच्चों ध्यान से सुनना है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। बट इफ एडजॉइंट ऑफ a, if determinant of a is equal to 0 and adjoint of a into b is also 0, तो बच्चों उसके पास, सिस्टम के पास, या तो वो सिस्टम जो है उसके पास नो सॉल्यूशन होगा, यहां पे भी दो केस बनेगा, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, मैं इसको आपको बता देता हूं कि अगर जो है डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 और एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अगर 0 मैट्रिक्स हो जाता है, क्योंकि बच्चों ये इसको इंप्लाई कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो इससे हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि उसके पास जो है सॉल्यूशन हो ही जाएगा। तो बच्चों यहां पे दो केस बनेगा, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, तो अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, एज फार एज इट्स कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी इज कंसर्न्ड, चलिए उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, x प्लस वाई इज इक्वल टू मैंने ले लिया 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ले लिया। तो बच्चों यहां पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 1 1 माइनस 1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 4 2, या यही होता है ax इज इक्वल टू b बच्चों। तो बच्चों यहां पे a का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, यह आ जाएगा -2 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और सिस्टम के पास, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है नॉन जीरो होता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब बच्चों एक और एग्जांपल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये भी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दिस इज ऑल्सो अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 1 1 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 1 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा a है और ये x है और ये b है। अब बच्चों यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो आप, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर 0 हो गया तो आपको पता है कि उस सिस्टम के पास अब या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों,
फर्दर हम और क्या उसके बारे में बोल सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स होता है, तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा 1, और इस 1 का क्या होगा -1, इस 1 का क्या होगा -1 और 1, और ये बच्चों आ जाएगा 1 -1 -1 1। अब बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालो आप। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालोगे 1 -1 1, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा ये 1 2, और ये बच्चों आ गया यहाँ से 1 -2 -1 और -1 + 2 1। एंड बच्चों ये जो है 0 के इक्वल नहीं है बच्चों। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 के इक्वल नहीं है तो सिस्टम इज ऑलवेज इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। तो बच्चों अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बच्चों अगर नॉन जीरो है तो सिस्टम हमेशा इनकंसिस्टेंट होगा। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो आप यहां से कुछ भी नहीं बोल सकते हो, यहां से आप ये बोल सकते हो कि या तो नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन फर्दर अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर बच्चों नॉन जीरो मैट्रिक्स आ जाती है तो नो सॉल्यूशन यहां पे आप क्लेम कर सकते हो, और देख सकते हो बच्चों कि यहां पे नो सॉल्यूशन ऑब्वियसली दिख रहा है आपको। अब बच्चों हम एक ऐसा केस लेंगे जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 हो, और 2 केस बन जाए, एक तो जो है नो सॉल्यूशन वाला केस और दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस। तो बच्चों देखते हैं। अब यहां से मैं बच्चों एक एग्जांपल ले लेता हूं, x + y = मैंने ले लिया मान लो 1, और 2x + 2y = मैंने 2 ले लिया। तो बच्चों ये भी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और इसमें जो मैट्रिक्स ए होगा वो क्या होगा 1 1 2 2, और मैट्रिक्स बी क्या होगा 1 2। और बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों होगा यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -1, और बच्चों ये हो जाएगा 1, और ये मैट्रिक्स बच्चों यहाँ से आ जाएगी 2 -2 -1 1। और बच्चों यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल लो आप। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आएगा 2 -1 -2 1। बच्चों हम ये प्रिटेंड कर रहे हैं ना कि हमको इसका पता नहीं है कि इसके पास ये कैसा इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके पास सॉल्यूशन है या नहीं है, ये हमें नहीं पता है। हालांकि आपको पता है कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन पहले से ही पता था, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो है सॉरी ये आ जाएगा 1 2, तो ये बच्चों आ जाएगा यहाँ से 2 -2 0 और -2 + 2 0 बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों एडजॉइंट ए इंटू क्या आ गया बी 0 आ गया, ठीक है। और अब बच्चों ये केस है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का, ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, आपको पहले से पता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन यहां पे आएगा। सॉल्यूशंस आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो सेकंड इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई करके आया है, तो इसका सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा 1 0 देखो सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। सो दिस इज अ सॉल्यूशन। 0 1 0 करोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर आप 0 1 ले लो, ठीक है। सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों का डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे क्या था 0 था, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या है एक नल मैट्रिक्स है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यहाँ पे केस बन रहा है। और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या था नॉन जीरो था, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन था। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं 0x + 0y = 1 एंड 0x + 0y = 2। तो बच्चों ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ए इसमें क्या है 0 0 0 0, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा वो भी यही हो जाएगा 0 0 0 0, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आएगा बच्चों ये नल मैट्रिक्स आ जाएगा। और फिर ये केस है बच्चों नो सॉल्यूशन का, ठीक है बच्चों। तो आप देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 यहां पे भी है, लेकिन यहां पे क्या है बच्चों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, और यहां पे बच्चों एडजॉइंट ए इंटू बी क्या है यहां पे भी 0 है, और यहां पे नो सॉल्यूशन है। तो बच्चों अगर किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ax = b में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो बच्चों यहां से 2 केस बनेगा, या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और फिर फर्दर उसको कैसे कैटेगराइज अप कर सकते हो, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो आ जाता है तो नो सॉल्यूशन,
लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 आ जाता है तो फिर यहां पे आप कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते हो। ये हो गया आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और ये बच्चों हो गया नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, जैसे यहां पे आप सोच रहे होंगे बच्चों कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। मैंने बिगिनिंग में ही आपको डिफाइन किया था बच्चों, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं और ये डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन है बच्चों। अब ये एक बहुत ही ट्रिवियल एग्जांपल है जिसमें ये 0 0 बन जा रहा है। आप चाहो तो 3/3 सिस्टम में, जिसमें 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन हो, एक ऐसा सिस्टम बना सकते हो जहां पे x y z के कोएफिशिएंट जो है 0 न हो और तो भी वहां पे एडजॉइंट a इंटू बी आपका बच्चों 0 आ जाएगा और उसके पास नो सॉल्यूशन वाला केस आप जनरेट कर सकते हो बच्चों। तो यहां से आपको ये सारी बातें बच्चों समझ में आ गई। अब हम लोग जो है ना आगे वाली क्लासेज में हम स्टडी करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट हाउ टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इज अ जनरल लीनियर इक्वेशन, दैट इज जिसमें बच्चों मान लो बच्चों 4 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं। तो उस तरह की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में आप कैसे कमेंट करोगे कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो बच्चों एक बहुत ही पावरफुल मेथड आता है जिसका नाम है गॉस एलिमिनेशन मेथड। और बच्चों और भी बहुत सारी चीज़ें हमको डिस्कस करना भी बाकी है, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, ठीक है ना, और किसी भी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये बातें हम लोग आगे की क्लासेज में डिस्कस करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।